Hello my dear students, welcome to Archigen Book Objective Solution Series. I am Pramod Sakya welcomes you in my YouTube channel Mac Learning Point. In this video we are going to discuss production engineering from question number 191 to 200. So let's start from question number 191. The purpose of chaplets is, तो chaplets का पर्पज क्या होता है ये पूछा इसके अंदर। तो chaplets हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो मोल्ड रहती है मोल्ड के अंदर जो कोर है, कोर को सपोर्ट करने के लिए हम चैपलेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पर ये हमारी कोर हो गई और यहाँ पे ये मोल्ड है, मोल्ड का बेस होता है, ये मोल्ड का बेस या फिर मोल्ड बॉल भी बोलते हैं इसको। तो मोल्ड की जो बॉल है या बेस है इसके ऊपर हम चैपलेट लगाते हैं। ये हमारा कोर हो गया। इस कोर को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इस कोर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट द कोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 192, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट। तो इनमें से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है वो डिकार्बोराइजेशन, ये कास्टिंग डिफेक्ट नहीं होता है, बाकी सब कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और इन कास्टिंग डिफेक्ट्स के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे डिज़ाइन ऑफ कास्टिंग हो गया, डिज़ाइन ऑफ पैटर्न इक्विपमेंट, मोल्डिंग एंड कोर मेकिंग इक्विपमेंट, मोल्ड एंड कोर मटेरियल्स, गेटिंग एंड राइजरिंग सिस्टम, मेल्टिंग एंड कोर मेकिंग टेक्निक्स, मेल्टिंग एंड पोरिंग टेम्परेचर, कंपोजिशन ऑफ द मेटल। ये सारे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स के लिए। तो कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है ब्लो होल्स। ब्लो होल्स में क्या होता है कि ये कास्टिंग के अंदर कुछ कैविटीज़ फॉर्म हो जाती हैं। जब हम मोल्टन मेटल को इसके अंदर पोर करते हैं तो मोल्टन मेटल को पोर करने पे क्या होता है, उसमें से कुछ गैसेज रिलीज़ होती हैं। तो गैसेज कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं हो पाती हैं, तो उसके कारण जो बबल फॉर्मेशन होता है, बबल के रूप में जो कास्टिंग है, कास्टिंग के अंदर बबल के फॉर्म में गैसेज एंट्रैप्ट हो जाती हैं। तो उसी के कारण यहाँ पे ब्लो होल्स फॉर्म होते हैं। अगर ये गैसेज हमारी कास्टिंग के इनसाइड अंदर साइड में फॉर्म हो रही हैं, कास्टिंग के अंदर साइड में ट्रैप हो रही हैं, एंट्रैप्ट हो रही हैं, तो उसको हम ब्लो होल्स कहेंगे। अगर ये कास्टिंग की सरफेस के ऊपर एंट्रैप्ट हुई हैं, कास्टिंग की सरफेस के ऊपर में कैविटीज़ बनी हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन ब्लोज कहते हैं। ठीक है, ये मेनली किसके कारण होती हैं, अगर हमने जो रैमिंग की है वो हार्ड रैमिंग कर दी है या फिर उसकी परमिएबिलिटी क्या है, लो है। लो परमिएबिलिटी है तो मतलब क्या है कि वहाँ पे जो गैसेज रिलीज़ हो रही हैं वो गैसेज कम्प्लीटली एस्केप नहीं कर पाएंगी, वहाँ उसके अंदर कुछ गैसेज एंट्रैप्ट रह जाएंगी। और एक्सेसिव मॉइस्चर या फिर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इन सारे रीजन्स के कारण ब्लो होल्स जनरेट होता है। दूसरा है मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या है कि अगर ये जो गेटिंग सिस्टम है, गेटिंग सिस्टम इम्प्रॉपर है, तो उसके कारण जो मोल्टन मेटल हमारी यहाँ पे कैविटी के अंदर जा रही है तो कम्प्लीटली, मतलब जो कैविटी है हमारी कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाती है इस गेटिंग सिस्टम के कारण। तो यहाँ पे जो कैविटीज़ है कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाती है, तो मिश्रण डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है कोल्ड शट। कोल्ड शट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जब हम दो मेटल सरफेसेस को एक दूसरे में फ्यूज़ करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेटल सरफेस ये हो गई और दूसरी मेटल सरफेस ये है। जब हम इन दोनों मेटल सरफेस को एक दूसरे के साथ फ्यूज कराएंगे, तो अगर ये इम्प्रॉपर कंप्लीट फ्यूजिंग नहीं हो रही है दोनों मेटल्स की एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे एक इंटरफेस बन जाता है दोनों की सरफेसेस के, जहाँ पे ये मीट करती हैं वहाँ पे एक प्रकार का इंटरफेस बन जाता है। उसी इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, कोल्ड शट कहते हैं। नेक्स्ट है मिसमैच। तो मिसमैच के अंदर क्या होता है, अगर ये दो पार्ट्स हैं, यहाँ पे कोई एक पार्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो इसी प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं उनको कहते हैं हम मिसमैच। ड्रॉप के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार की इरेगुलर सरफेस बन जाती है जो मेटल कास्टिंग है उसके ऊपर। तो जो इरेगुलर सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कहते हैं। इंक्रीज इन ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड by suitable modification in the composition, hard ramming and adequate reinforcing of the cope and other projection by means of bars, nails and gaggers are the principal remedies for this effect. Next है फ्लैशेज और फिन्स, ये आप लोग रीड कर लेना। फ्यूज़न है, मेटल पेनिट्रेशन है, कट और वॉश है। नेक्स्ट है स्कार्स एंड ब्लिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्कार्स क्या होता है, एक प्रकार का सैलो होल होता है। ये हमारी कास्टिंग है,
इस तरीके से अगर ये कास्टिंग है हमारी यहाँ पे, तो कास्टिंग सरफेस के ऊपर एक प्रकार का सैलो होल बन जाता है यहाँ पे, ये इस तरीके से। तो ये हमारा जो सैलो होल बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं। ये जनरली किस पे होता है, फ्लैट सरफेसेस के ऊपर होता है। और जो हमने ब्लो होल्स देखे थे, ब्लो होल्स जनरली किस पे होते हैं, कॉनकेव सरफेस के ऊपर। ठीक है, ब्लो होल्स हमारे कॉनकेव सरफेस के ऊपर होते हैं और स्कार्स फ्लैट सरफेसेस के ऊपर होते हैं। और इसी के अंदर दूसरे आते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में क्या होता है कि जैसे हमारी ये जो सरफेस है फ्लैट सरफेस, इसके ऊपर इस तरीके से सैलो होल्स बनेंगे, लेकिन इस सैलो होल के ऊपर एक कुछ मेटल की परत चढ़ी रहती है इस तरीके से। इसके ऊपर एक मेटल की परत चढ़ी रहती है जिसको हम कहते हैं ब्लिस्टर। और नेक्स्ट है हॉट टीयर्स। हॉट टीयर्स में क्या होता है, जैसे हम मेटल को कास्टिंग के अंदर पोर करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान क्या होता है, जब मेटल सॉलिडिफाई होती है तो उसके बाद सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण होता है जनरली। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण उसके ऊपर क्या है, रेग्ड सरफेस बन जाती है इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारी ये रेग्ड सरफेस बन गई। तो इस प्रकार से जब रेग्ड सरफेस बन जाती है, इसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, हॉट टीयर कहते हैं। और ये जनरली किसके कारण होती है, एक्सेसिव मोल्ड हार्डनेस के कारण। एक्सेसिव मोल्ड हार्डनेस, और ये जो हार्डनेस है हम किसके कारण प्राप्त करते हैं, अगर हमने उसको हार्ड रैमिंग कर दिया तो उसके कारण जो मोल्ड की हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। और दूसरा है हॉट और ड्राई स्ट्रेंथ। उस मोल्ड की ड्राई स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या हॉट स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, या फिर इम्प्रॉपर मेटलर्जिकल या पोरिंग टेम्परेचर हो, मतलब जो पोरिंग टेम्परेचर है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण भी हॉट टीयर्स जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जीनेस, स्कैब। स्कैब क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा डिफेक्ट होता है कि जो मोल्ड फेस है, मोल्ड के फेसेस के ऊपर उसकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है ऊपर की ओर, और वो ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ रेसेस फॉर्म हो जाते हैं। तो इस रेसेस में क्या होता है, जब मॉल्टन मेटल है वो फिल हो जाती है और यहाँ पर स्कैब इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जनरली किसके कारण होता है, इट इज़ कॉज्ड बाई टू फाइन सैंड। अगर ये जो सैंड है हमारा बहुत ही फाइन सैंड है, मतलब उसके जो ग्रेन साइज है वो फाइन है, तो उसके कारण भी ये स्कैब जनरेट हो सकता है। और दूसरा है लो परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी अगर लो है यहाँ पे तो उसके कारण भी स्कैब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है स्वेल, बकल, स्लैग होल्स, पोर शॉट्स। तो ये सारे आप लोग रीड कर लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डिकार्बोराइजेशन जो है वो हमारा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, बाकी सारे हमारे यहाँ पे कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 193, चिल्स आर मेटल इंसर्ट्स ऑफ स्टील दैट आर प्लेस्ड एट अप्रोप्रिएट लोकेशंस इन द मोल्ड बॉल्स टू। तो चिल्स के बारे में पूछा है कि चिल्स हम इंसर्ट करते हैं कास्टिंग के अंदर, वो एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पर वो क्यों करते हैं। तो चिल्स मेनली हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, कि जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करते हैं। तो हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए हम चिल्स कुछ मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हीट होती है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो हमने देखा है हीट ट्रांसफर रेट क्या होती है, KA डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा T ओवर dx। तो यहाँ पे K थर्मल कंडक्टिविटी होती है और A एरिया होता है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। तो जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहाँ से हीट ट्रांसफर रेट कम होगी, तो इसलिए वहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, चिल्स कहते हैं। और ये चिल्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि उसके अंदर जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो कैसा हो, एक यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हो और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो, तो इसलिए हम चिल्स प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है पैडिंग। पैडिंग भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जो ऐसे सेक्शन जो कैसे हैं, क्रिटिकल सेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन से क्या होगा, जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ से।
तो हीट ट्रांसफ़र रेट अगर ज़्यादा हो रही है क्रिटिकल सेक्शन से, तो उस हीट ट्रांसफ़र रेट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे क्या है यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हो, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो। तो उसको प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। उस इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करने को ही हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं, जिससे उसकी हीट ट्रांसफ़र रेट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो ये पैडिंग होता है। और चिल्स हम हीट ट्रांसफ़र रेट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के अंदर 193 का हो जाएगा हेल्प डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को हेल्प करने के लिए हम चिल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। इसमें पूछा है फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो फ्लूइडिटी क्या होती है, ये मेटल की फ्लो करने की एबिलिटी होती है। जब हम मेटल को पोर करते हैं, मॉल्टन मेटल को कैविटी के अंदर, तो जो एबिलिटी होती है फ्लो करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिक्विड मॉल्टन मेटल टू फिल इनटू द मोल्ड कैविटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मेटल। ये क्या है, लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग द टेस्ट इज नॉन एज स्पाइरल टेस्ट। तो फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं स्पाइरल टेस्ट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड मेटल बिफोर सॉलिडिफिकेशन विल बी द इंडेक्स ऑफ फ्लूइडिटी फैक्टर। तो यहाँ पे जब यहाँ पे मेटल को, मॉल्टन मेटल को पोर करते हैं, तो यहाँ से जो मोल्ड कैविटी है वहाँ तक जो पहुँचने की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कवर की जाती है मॉल्टन मेटल के द्वारा बिफोर द सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन से पहले, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं फ्लूइडिटी का। तो यहाँ पे जो पोरिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है फ्लूइडिटी को। अगर पोरिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी जो फ्लो करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर पोरिंग टेम्परेचर कम होगा तो फ्लो करने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी मॉल्टन मेटल की। तो पोरिंग टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फ्लूइडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि विस्कोसिटी को अगर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, तो उसकी जो फ्लो करने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द मोल्ड, मोल्ड के अंदर परसेंटेज अगर इंक्रीज करें मॉइस्चर की तो भी फ्लूइडिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सरफेस फिनिश ऑफ द मोल्ड, सरफेस फिनिश अगर इंक्रीज कर देते हैं तो अगर स्मूथ सरफेस रहेगी तो जो मॉल्टन मेटल है वो हमारा इजीली फ्लो करेगा, तो इसलिए इंक्रीज करेगी यहाँ पर। और परमिएबिलिटी, अगर परमिएबिलिटी को हम इंक्रीज करते हैं, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो जो फ्लो करने की एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है फ्लूइडिटी को वो है पोरिंग टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मॉल्टन मेटल। नेक्स्ट है 155। 155 में पूछा है द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग का जो मेन एडवांटेज है वो क्या होता है, तो डाई कास्टिंग देखते हैं। तो डाई कास्टिंग क्या होती है, एक प्रकार की परमानेंट मोल्ड कास्टिंग होती है। इसके अंदर मॉल्टन मेटल को कैविटी के अंदर भेजने के लिए हम प्रेशर फोर्स का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम प्रेशर डाई कास्टिंग भी कहते हैं और डाई कास्टिंग कहते हैं। डाई कास्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मोल्ड यूज किया जा रहा है वो डाई के रूप में यूज किया जाता है, मतलब एक प्रकार की मेटेलिक डाई होती है जिसका हम मोल्ड बनाते हैं, इसीलिए इसको हम डाई कास्टिंग कहते हैं। और ये एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स मशीन होती है जिसके द्वारा हम जो कास्टिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत हाई रेट पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट होती है डाई कास्टिंग की वो बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ मॉल्टन मेटल इज फोर्स, अगर हम मॉल्टन मेटल को ग्रेविटी के द्वारा फोर्स करते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी डाई कास्टिंग कहेंगे, ठीक है। द मोल्ड इज नॉर्मली कॉल्ड ए मेटेलिक डाई। जो मोल्ड होता है वो हमारा मेटेलिक डाई होता है, इसको हम दो हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं, वन हाफ जो फिक्स रहता है और दूसरा हाफ मूवेबल रहता है। तो ये हमारी डाई कास्टिंग होती है। डाई कास्टिंग दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग या फिर कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो मॉल्टन मेटल है वो हमारी हॉट कंडीशन में रहती है और उसको हम फोर्स के द्वारा कैविटी के अंदर भेजते हैं, तो इसीलिए इसको हॉट चैम्बर प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मॉल्टन मेटल वो हॉट कंडीशन में रहती है और उस हॉट कंडीशन में उसको फोर्स के द्वारा हम इस कैविटी के अंदर भेजते हैं। और इसके अंदर जो
मोल्टन मेटल को हम भेज रहे हैं फोर्स के द्वारा, वहाँ पे पिस्टन का यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पिस्टन का यूज किया जाता है मोल्टन मेटल को भेजने के लिए। और इसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा कितना होता है 35 मेगा पास्कल तक होता है, और एवरेज जो प्रेशर है वो रहता है 15 मेगा पास्कल तक। द मेटल इज हेल्ड अंडर प्रेशर अंटिल इट सॉलिडिफाइज इन द डाई। तो मोल्टन मेटल के ऊपर प्रेशर तब तक लगाया जाता है जब तक ये सॉलिडिफाई नहीं हो जाती। जो हॉट चैम्बर प्रोसेस होती हैं उसमें हम लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ जैसे जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ऐसे अलॉयज़ या ऐसी मेटल्स जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उनको हम हॉट चैम्बर प्रोसेस के द्वारा कास्टिंग करेंगे। और कोल्ड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा उन मेटल्स को कास्ट किया जाता है जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक इंजेक्शन सिलेंडर होता है जिसको हम शॉर्ट चैम्बर भी कहते हैं। इसके द्वारा जो मेटल है उसको हम कैविटी के अंदर भेजते हैं। यहाँ पे जो मेटल है हीटेड नहीं रहती है, नॉट हीटेड, मतलब हॉट कंडीशन में नहीं रहती है मोल्टन मेटल, इसीलिए इसको कोल्ड चैम्बर प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मोल्टन मेटल है वो हॉट कंडीशन में नहीं रहती है, इसीलिए इसको हम कोल्ड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ इंजेक्शन सिलेंडर या शॉर्ट चैम्बर के द्वारा मोल्टन मेटल को कैविटी के अंदर भेजा जाता है, फोर्स किया जाता है। और इसके अंदर जो प्रेशर होता है 20 to 70 मेगा पास्कल होता है। क्योंकि हम कोल्ड कंडीशन में इस मेटल को प्रेस कर रहे हैं तो जो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, 20 to 70 मेगा पास्कल होता है। कभी कभी ये 150 मेगा पास्कल तक भी हो जाता है। तो ये जो मशीन होती है कोल्ड चैम्बर मशीन, वो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कास्टिंग के लिए यूज की जाती है। हाई मेल्टिंग अलॉय जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इस प्रकार की मेटल्स को कास्ट करने के लिए हम कोल्ड चैम्बर प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इसके जो एडवांटेज है वो देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या हैं डाई कास्टिंग के? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल पार्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड रैपिडली एंड इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में अगर आइडेंटिकल पार्ट्स को प्रोड्यूस करना है तो उनको हम बहुत इजीली, बहुत जल्दी, कम समय में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेरी लिटिल मशीनिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट्स प्रोड्यूस। और जो पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें मशीनिंग बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस फिनिश होती है वो अच्छी होती है। द पार्ट्स हैविंग थिन एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स कैन बी कास्टेड एक्यूरेटली एंड इजीली। ऐसे पार्ट्स जिन थिन सेक्शन हैं या फिर कॉम्प्लेक्स शेप के हैं उनको भी इजीली कास्ट किया जा सकता है डाई कास्टिंग के द्वारा। द डाई कास्टिंग रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया देन द रिक्वायर्ड बाई अदर कास्टिंग प्रोसेस। इसमें लेस फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। कास्टिंग प्रोड्यूस बाई डाई कास्टिंग प्रोसेस आर लेस डिफेक्टिव ओइंग टू इंक्रीज कास्टिंग साउंडनेस। तो यहाँ पे जो डिफेक्टिव पीसेज हैं बहुत कम डिफेक्टिव पीसेज प्रोड्यूस होते हैं डाई कास्टिंग के अंदर। तो इस प्रकार से एडवांटेजेस भी इसके बहुत सारे। मेन जो एडवांटेज है वो क्या है, इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये आप लोग रीड कर लेना। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है, जो मेन एडवांटेज है डाई कास्टिंग का वो क्या है कि इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो हाई रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 196। इसमें पूछा है द पर्पज ऑफ इनऑकुलेशन। इनऑकुलेशन का पर्पज क्या होता है? तो इनऑकुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कंपोजिशन है उनको चेंज करते हैं। तो इनऑकुलेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लिएटिंग साइट्स फ्रॉम विच यूटेक्टिक ग्रेफाइट कैन ग्रो ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ फ्लैक नॉडुलर एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन। जो न्यूक्लिएटिंग साइट्स हैं उनको इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण जो ग्रेफाइट है, जो यूटेक्टिक ग्रेफाइट है वो ग्रो कर सके ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन के दौरान वो इजीली ग्रो कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखो इफेक्ट ऑफ इनॉकुलेशन ऑन द यूटेक्टिक सेल साइज एंड चिल डेप्थ द वेजेज सैंपल। तो बिफोर इनॉकुलेशन यहाँ पे इस तरीके का ग्रेन साइज है। फिर ये इमीडिएट आफ्टर इनॉकुलेशन, तो अगर इनॉकुलेशन कर दिया है उसके बाद जो ग्रेन साइज है वो कैसा हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो फेडिंग ड्यू टू होल्डिंग टाइम आफ्टर इनॉकुलेशन बिफोर पोरिंग। तो पोरिंग से पहले जो इनॉकुलेशन के कारण जो ग्रेन साइज है वो हमारा इस तरीके का हो जाता है। तो द मेन एम ऑफ इनॉकुलेशन इज टू मिनिमाइज द डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग ऑफ द लिक्विड आयरन ड्यूरिंग यूटेक्टिक सॉलिडिफिकेशन। तो जो मेन उद्देश्य रहता है इनॉकुलेशन का वो क्या रहता है, डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग को मिनिमाइज करने का रहता है। जब हमारा लिक्विड आयरन सॉलिडिफाई करता है तो उसके अंदर जो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग है उसको मिनिमाइज करता है इनॉकुलेशन, एंड हेंस टू मेक श्योर दैट रिजल्टेंट
कास्ट माइक्रोस्ट्रक्चर आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम यूटेक्टिक कार्बाइड। यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर जनरेट किए हैं वो क्या है, फ्री फ्रॉम यूटेक्टिक कार्बाइड से फ्री हों। तो इनोकुलेशन का मेन पर्पज रहता है जो न्यूक्लिएटिंग साइट्स हैं उनको इंक्रीज करना और उनका जो ग्रेन साइज है, ग्रेन स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू डिक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द कास्ट मेटल, टू अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कास्ट मेटल। ऑप्शन डी है टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्ट मेटल। तो जो कास्टिंग मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, हमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उनको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि इस प्रकार का ग्रेन साइज जो ग्रेन स्ट्रक्चर था उसको इनोकुलेशन के दौरान इस तरीके का हो गया, और जब हम पोर कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया। तो यहाँ पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है इनोकुलेशन के द्वारा। नेक्स्ट है 197, द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग इज़। तो सेल मोल्डिंग जो प्रोसेस होती है कास्टिंग के अंदर, उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, ये पूछा इसके अंदर। तो देख लेते हैं सेल मोल्डिंग। सेल मोल्ड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब हमें बेटर सरफेस फिनिश की आवश्यकता हो और बहुत अच्छी एक्यूरेसी की आवश्यकता हो, तब हम सेल मोल्ड कास्टिंग का यूज करते हैं। तो सेल मोल्ड कास्टिंग के द्वारा हम सेमी प्रिसाइज कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर करते किस तरीके से, हम यहाँ पे हमें एक मेटेलिक पैटर्न प्रिपेयर करना पड़ता है। उस मेटेलिक पैटर्न को 230 से 260 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है। उस हीटेड पैटर्न के लिए हमें एक मोल्डिंग मटेरियल, मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके अंदर फाइन ग्रेन सिलिका होता है, फिनोलिक रेसेंस होते हैं और एल्कोहल रहता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये पैटर्न हमारा इस तरीके का प्रिपेयर किया जाता है। अगर हमने पैटर्न प्रिपेयर किया, उसको हीट किया, उसको हीट करने के बाद क्या करते हैं, जो हमने मोल्डिंग मटेरियल प्रिपेयर किया है, जो मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर किया है, उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, ये जो मोल्डिंग मटेरियल है वो इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, इससे चिपकने लगेगा। तो यहाँ पे चिपकने लगेगा तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर एक सरफेस बन जाती है, एक थिन सेल बन जाती है। जितने समय तक इसको इसके कांटेक्ट में रखा जाता है उस टाइम को हम कहते हैं यहाँ पे ड्वेल टाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक डिजायर्ड थिकनेस जब हमें अचीव हो जाती है इसकी, जो मोल्डिंग सैंड इससे चिपक रहा है उसकी, तो उसके बाद हम उस पैटर्न को उसके कांटेक्ट से हटा लेते हैं और ये जो हमारी जो थिकनेस हमें मिली है, ये जो सेल हमें प्राप्त हुई है, उसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इस प्रकार की सेल हमें जो प्राप्त हो रही है उसको फिर हीट करते हैं हम 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक। और जब 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं उसके बाद हमें ये प्रकार की एक सेल प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार से हम दूसरी सेल भी प्रिपेयर करते हैं। ये एक साइड की सेल प्रिपेयर होगी हमारी, और इस प्रकार से दूसरी भी प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम दूसरे हाफ में लगाते हैं। जैसे हमारे 2 हाफ रहते हैं मोल्ड बॉक्स के, तो एक हाफ में यहाँ पे ये इस तरीके से लगा देंगे और दूसरे हाफ में इसको इस तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गई, हमारी एक मोल्ड कैविटी बन जाती है जिसके अंदर मोल्टर मेटल को फिल करते हैं। तो ये होती है सेल मोल्डिंग। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं ये आप लोग रीड कर लेना, पूरा यही है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, ए वेरी स्मूथ सरफेस इज जनरली ऑप्टेड। इसके द्वारा बहुत ही स्मूथ सरफेस प्राप्त होती है हमें। सेल कास्ट पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ ±0.2 mm। तो इसके द्वारा जो डायमेंशनल टॉलरेंस 0.2 mm, मतलब वेरी थिन पार्ट्स को भी कास्ट किया जा सकता है सेल मोल्डिंग कास्टिंग के द्वारा। यहाँ पे 0.2 mm थिकनेस तक के पार्ट्स को भी यहाँ पे कास्ट किया जा सकता है। रिड्यूस क्लीनिंग एंड मशीनिंग कॉस्ट, तो इसके द्वारा क्लीनिंग और मशीनिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। गिव रैपिड प्रोडक्शन रेट, इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो अच्छी होती है। यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म रहता है। मिनिमम फिनिशिंग ऑपरेशन अच्छा रहता है। मोल्ड कैन बी स्टोर अनटिल रिक्वायर्ड, इसके जो मोल्ड होते हैं उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं जब तक हमें रिक्वायरमेंट है। कॉम्प्लेक्स शेप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद लेस लेबर, इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स शेप प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस कैन बी ऑटोमेटेड फेयरली इजीली, और लेस स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे सच एज गियर हाउसिंग, सिलेंडर हेड्स एंड कनेक्टिंग रॉड। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी हम इसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल मोल्डिंग कास्टिंग के द्वारा। तो सेल मोल्डिंग कास्टिंग का जो मेन पर्पज रहता है वो क्या है, अच्छी सरफेस फिनिश हो, एक्यूरेसी अच्छी हो, और दूसरा इसके द्वारा हम थिन सेक्शंस की भी कास्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग कास्टिंग इज
थिन सेक्शन कैन बी इजीली ऑब्टेन, तो इसके द्वारा थिन सेक्शन हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 198 फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न्स एट अ टाइम फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड। ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसके अंदर एक साथ हम बहुत सारे पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं? तो कंबाइंड पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, स्वीप पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न या मेटालिक पैटर्न। तो इनमें से कौन सा पैटर्न है देख लेते हैं हम। पैटर्न क्या होता है? एक प्रकार का रिप्लिका होता है। जो हम ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका एकदम रिप्लिका होता है, उसी का हम एक रिप्लिका बनाते हैं जिसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। मॉडिफिकेशन किसके फॉर्म में होते हैं? अलाउंसेस के फॉर्म में होते हैं। जो अलाउंसेज हैं वो हमारे कौन से होते हैं? श्रिंकेज हो, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस हो गया, ड्राफ्ट एंड टेपर अलाउंस हो गया, मशीनिंग एंड फिनिशिंग अलाउंस हो गया, शेक एंड रैपिंग अलाउंस, डिस्टोर्शन एंड कैम्पर अलाउंस। तो ये जो अलाउंसेज हैं इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसी क्वेश्चन में, ये नाम याद रखिए आप लोग अभी। तो पैटर्न कौन कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट है सॉलिड एंड सिंगल पीस पैटर्न, सेकंड है स्प्लिट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, स्वीप पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न, सेल पैटर्न और लेग्ड अप पैटर्न। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं। तो इनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। तो सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पीस पैटर्न का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब हमें बहुत ही सिंपल शेप के या साइज़ के ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिंगल पीस लेते हैं पैटर्न का। एक जो पैटर्न है हमारा एक सिंगल पीस में रहता है जिसको हम इजीली ड्रैग बॉक्स के अंदर इजीली रख सकते हैं। जैसे हमने एक पैटर्न बनाया इस तरीके का, ये हमारा एक पैटर्न हो गया। इसको हम इजीली इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं ड्रैग बॉक्स के अंदर। ये हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया और इसके चारों तरफ सैंड भर के उसको क्या करेंगे, रैम कर देंगे। और जब हमें इस पैटर्न को रिमूव करना हो, निकालना हो कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड पीस या सिंगल पीस पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट पैटर्न। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, जो पैटर्न है उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके का कोई पैटर्न प्रोड्यूस करना है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पैटर्न है उसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे उसका जो रिमूवल है वो ईजी हो जाए। यहाँ पे इसलिए इसको स्प्लिट पैटर्न कहते हैं क्योंकि इसमें जो पैटर्न है उसको रिमूवल के लिए हम उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है पैटर्न को, इसलिए इसको स्प्लिट पैटर्न कहते हैं। क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स शेप के लिए सिंगल पीस जो है उसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से सिंगल पीस है उसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। नेक्स्ट है लूज पीस पैटर्न। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो पैटर्न है उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शंस बने होते हैं, इंटरनल प्रोजेक्शन या फिर कुछ ओवर हैंगिंग पार्ट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पैटर्न ले रहे हैं, सपोज ये हमारा पैटर्न है और इसके अंदर इस तरीके से कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं वो हमारे क्या है, इंटरनल प्रोजेक्शंस हैं इस पैटर्न के। तो जब हम इसके अंदर रखेंगे ड्रॉप बॉक्स के अंदर, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इंटरनल प्रोजेक्शन वो क्या करेंगे, रिमूवल में डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करेंगे, मतलब डिफ़िकल्ट होगा इसको रिमूव करना। तो इसलिए जो इंटरनल प्रोजेक्शंस हैं उनको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लूज पीस के बना देते हैं। तो लूज पीस के बना देते हैं तो उनको ईजीली रिमूव किया जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे लूज पीस पैटर्न। और मैच प्लेट पैटर्न के अंदर क्या होता है कि अगर हमें स्मॉल साइज की बहुत सारी कास्टिंग, मतलब मास प्रोडक्शन करना है एक ही टाइप की ऑब्जेक्ट की, तो उस समय हम मैच प्लेट पैटर्न का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न है उसको स्प्लिट कर देते हैं स्प्लिट पीसेज की तरह, जो हमने स्प्लिट पीस पैटर्न के अंदर देखा था। यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट के ऊपर नीचे यहाँ पे पैटर्न को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे ये पैटर्न हो गया हमारा और यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न लगा देते हैं हम अलग अलग, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न्स को एक साथ लगा देते हैं जिससे मास प्रोडक्शन हो। तो ये होता है मैच प्लेट पैटर्न के अंदर। और जो पैटर्न है उसको हमने स्प्लिट कर दिया,
तो ए मैच प्लेट पैटर्न मेड बाई फास्टनिंग ईच हाफ ऑफ द स्प्लिट पैटर्न ऑन ईच अपोजिट साइड ऑफ वन प्लेट। एक प्लेट के दोनों साइड लगा देते हैं। द प्लेट प्रोवाइडेड ए सब्सटेंशियल माउंटिंग फॉर पैटर्न एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर मशीन मोल्डिंग। ये मशीन मोल्डिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। द गेट्स एंड रनर आर ऑल्सो अटैच टू देयर करेक्ट पोजिशन। और जो हमने पैटर्न लगाए हैं इस प्लेट के ऊपर, यहाँ पे जो पैटर्न लगा रहे थे हम, तो इनके साथ में जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट और रनर्स लगा देते हैं, जिससे जो मोल्टन मेटल हमारी फ्लो करेगी इस पैटर्न के अंदर, कैविटी के अंदर, तो वो इजीली फ्लो करे। और यहाँ पे अलग अलग पैटर्न लगे हुए हैं हमारे, तो यहाँ पे हर एक पैटर्न के साथ हम गेट और राइजर लगा देते हैं, जिससे जो मोल्टन मेटल है वो प्रॉपरली फिल हो जाए इसके अंदर। तो मैच प्लेट पैटर्न ही एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर मल्टी पैटर्न्स को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न के अंदर क्या करते हैं हम, अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना है, 3D पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, तो यहाँ पर 2D प्लेन में पैटर्न्स को बनाते हैं और उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, स्वीप पैटर्न के अंदर। तो ये होता है हमारा स्वीप पैटर्न, जिसके अंदर लार्ज सिमेट्रिकल या सर्कुलर सेक्शन को प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न हो गए। बाकी पैटर्न्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैच प्लेट पैटर्न जो है एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके अंदर हम एक मैच प्लेट के ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ऑन पैटर्न फॉर कास्टिंग इज। तो ड्राफ्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं पैटर्न के ऊपर, तो ये होते हैं अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंस होता है। तो देख लेते हैं ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पर अगर हम इस पैटर्न को देखें, ये हमारा इस तरीके का पैटर्न है। अगर इसको हम किसी इस मोल्ड के अंदर रखते हैं तो इस पैटर्न के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा क्या रहेगा, ये मोल्डिंग सैंड रहेगा। ठीक है, मोल्डिंग सैंड रहेगा तो इसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इसलिए ये जो मोल्ड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टेपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो टेपर प्रोवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम ऊपर की ओर इसको मूव कराएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो ये जो सैंड और जो मोल्डिंग सैंड है या मोल्डिंग सैंड की जो सरफेस है और जो पैटर्न की सरफेस है, उनके बीच में जो कांटेक्ट है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा जब हम इसको टेपर प्रोवाइड करते हैं या ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इससे जो रिमूवल है पैटर्न का वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये मेनली किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ईजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड फॉर द वर्टिकल सरफेस ऑफ द पैटर्न ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेज आर प्रोवाइडेड। तो ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। ड्यू टू दिस कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन पैटर्न एंड मोल्ड मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टेपर टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टेपर प्रोवाइड करते हैं ड्राफ्ट के अंदर इजी रिमूवल के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 200। इसमें पूछा है स्ट्रेंथ एंड परमिएबिलिटी ऑफ सर्व्ड सैंड आर रिलेटेड टू। तो स्ट्रेंथ और परमिएबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, ज़्यादातर मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करती है। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, जो सैंड है हमारा, सैंड के अंदर जो पोरोसिटी है वो कम हो जाएगी। पोरोसिटी कम हो जाएगी मतलब जो गैस यहाँ से एस्केप हो रही हैं, एस्केप करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब जो परमिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट के कारण परमिएबिलिटी पर इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा स्ट्रेंथ, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मोल्ड के जो पार्टिकल, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ बांध के रखेगा, तो उससे जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो स्ट्रेंथ हमारी मेनली किस पर डिपेंड कर रही है, मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ और परमिएबिलिटी वो किससे रिलेटेड है, हमारे मॉइस्चर कंटेंट से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।